लोग कार्डियक अरेस्ट पढ़ेंगे ना। कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है कि मतलब हार्ट सडन जो है वो अरेस्ट कर गया, उसका फंक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन है पंप करना, ब्लड को पंप करना। तो इसका मतलब हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो सडन बैठ गया। अब इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास पेशेंट आ गया सडन कोलैप्स में। कोलैप्स का मतलब होता है कि पेशेंट ना उसका सांस चल रहा है, ना उसका धड़कन चल रहा है, पेशेंट बेहोश पड़ा है ना, शरीर नीला पड़ गया ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसको साइनोसिस कहते हैं। नो ब्रीदिंग, कोई ब्रीदिंग नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कारण क्या है वो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग को ये जानना है कि कार्डियक अरेस्ट किसको कहते हैं। तो जहाँ पेशेंट ब्रेथलेस है, मतलब कोई सांस नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, कोई इसका पल्स फील नहीं हो रहा है हमको, और पेशेंट का शरीर नीला हो गया, साइनोसिस हो गई, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि पेशेंट हमारे पास कार्डियक अरेस्ट के अंतर्गत आया है ना। अब इसमें जो अगला 2-3 मिनट होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही 2-3 मिनट डिसाइड करेगा कि पेशेंट बचेगा कि गया। तो इसके अंदर हमको कुछ इमीडिएट एक्शन लेना होता है। इमीडिएट एक्शन के अंतर्गत हमको ये देखना है सबसे पहले कि मारने पे या चिकोटी काटने पे पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, उसका कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स ये यहाँ पे आप हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाइए, पल्सेशन स्पष्ट फील होता है ना यहाँ पे। ये कैरोटिड आर्टरी है जो दिमाग की तरफ सप्लाई लेके जा रही है। तो पूरा शरीर में ये अगर चल रहा है तो मतलब कि अभी कुछ उम्मीद है। तो कैरोटिड पल्स चेक करना है पेशेंट का, ठीक है। और इसी दरमियान अपने हॉस्पिटल का जो भी इमरजेंसी एक्टिवेशन सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देना है। हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी एक्टिवेशन नंबर होता है, कहीं 108 होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं बेल होता है, एम्बुलेंस टाइप। हाँ, उसको दबा दोगी तो पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, जो इमरजेंसी में दक्ष है, वो तुरंत उस बेड तक दौड़ के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा काम हमको क्या करना है कि हमको टीम वाइज काम करना है। जो भी इमरजेंसी के लिए हम लगभग मान के चलो कि 2 टीम बनाएंगे। पहले से ही हम ट्रेंड रखेंगे अपने स्टाफ को। 2 टीम हमारे पास होगी। एक टीम का काम है पेशेंट को बाहर से एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देना, ठीक है ना। कैसे दिया जाता है? बताते हैं कैसे देना है। वो हार्ट को स्टार्ट करने के लिए होता है, रीस्टार्ट करने के लिए हार्ट को हम लोग को एक टीम एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देगी, और दूसरी टीम का काम है कि पेशेंट का जो सांस का नली है उसको चालू करना, ठीक है। तो टीम 1 का काम क्या है कि पेशेंट को सबसे पहले फ्लैट बेड पे सुला दिया जाएगा, या ग्राउंड पे सुला दीजिए पेशेंट को। उसका अपना हाथ जो है यूँ, देखो ये पोजीशन है हमारा हाथ, क्रॉस्ड पाम, ऐसे पाम हमने क्रॉस कर लिया। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये उसके स्टर्नम पर, स्टर्नम ये छाती का पार्ट है, ये वाला छाती का एकदम नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, यहीं पे इस हिस्से में हम कंप्रेस करेंगे इसको दोनों हाथ से स्ट्रेट रखेंगे। एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए। देखो इसका कंप्रेशन का तरीका ये है कि हमारा ये एल्बो जो है, ये पार्ट ये मुड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसे करके नहीं करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। हर कंप्रेशन में 5 सेंटीमीटर नीचे छाती जाए, ये ध्यान रखना है। दबना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा दाबोगी तो पता चला कि रीढ़ टूट गया, उसका बाती तोड़ दी पूरा, या स्टर्नम तोड़ के अब ना मरता हो तो मर जाए। तो इसलिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बाहर से पुश मिलेगा तभी तो हार्ट रीस्टार्ट होगा। तो 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होगा उसका, पेशेंट का। और ऐसा हमको 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस करना है। 1 मिनट मिनिमम 80 तो करना ही है, ठीक है। और हर 30 कंप्रेशन के बाद, 30 बार दबाने के बाद 2 ब्रीदिंग देना है उसको, माउथ टू माउथ, नाक बंद करके और मुंह से उसको हम सांस देंगे।
और हर ऐसे इस जैसे 30 कंप्रेशन पे 2 सांस दे दिए, इसको 1 साइकिल कहेंगे। अच्छा। और हर 5 साइकिल पे हम आदमी बदल देंगे, क्योंकि ये जो दबाना होता है ना, इसमें बहुत जोर लगता है, ताकि थके ना व्यक्ति। और ये कब तक चालू रहेगा ये प्रक्रिया? जब तक उसका हार्ट चालू ना हो जाए। हार्ट चालू हो जाएगा तो पल्सेशन से तुम पकड़ लो कि कैरोटिड पल्स से या इससे, या ईसीजी मॉनिटर लगाई हो तो मॉनिटर में फिर से ग्राफ आने लगा, तो तुमको लग गया कि हाँ हार्ट अब रीस्टार्ट हो गया। तब तक ये ऐसे रोटेट करके देते रहना है चेस्ट कंप्रेशन। अब इसी तरह में समय में पैरेलली इसी टाइम में जो टीम 2 है वो क्या करेगी, सबसे पहले पेशेंट का जो एयर वे है, सांस का नली है, गला वगैरह सांस का नली को सक्शन करके साफ कर लेगी, जैसे हम लोग के यहाँ होता है। हाँ। और फिर अगर अम्बू है तो ठीक, अम्बू बैग नहीं रेडी है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जैसे बताया गया कि 30 कंप्रेशन पे 2 बार, जब तक अम्बू या ईटी ट्यूब नहीं डला जाता है तब तक उसको देना है। ठीक है। अब हमारे पास अम्बू आ गया तो हम ऑक्सीजन से अम्बू को कनेक्ट कर देंगे, 5 से 10 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन उसमें कनेक्ट करके अम्बू से देंगे। अम्बू से कैसे देना है वो आपको पता है कि ये चेक जो है पूरा टिल्ट कर देंगे ऐसे पीछे की तरफ, ताकि एयर वे स्ट्रेट हो जाए, और फिर अम्बू मास्क ऐसे रख के कंप्रेस करना है। तो उसमें जो डालते हैं वो आप वो नहीं डालते? बता रहे हैं, जब तक एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने नहीं देंगे तब तक पड़ नहीं जाता है, तब तक हम अम्बू से उसको डायरेक्ट वेंटिलेट करेंगे। अच्छा। और इसी दरमियान हम अपनी तैयारी कर लेंगे। एक व्यक्ति टेप लेके काट दिया तो चिपका देगा, एक आदमी ट्यूब लेके व्यवस्था कर लिया, लाइट चेक कर लिया, लेरिंगोस्कोप आ गया है ना। फिर हम उसको, अगर एडल्ट पेशेंट है तो हम उसका जो है कि एक आता है ओरोफेरेंजियल एयरवे आता है, अच्छा। वो लगा देंगे कि ताकि उसका जीभ जो है जाके सांस का नली पे पीछे ना पलट के गिर जाए, नहीं तो बार बार गिर जाता है तो सांस का नली बंद होने लगता है उसका। ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे। दूसरा हमको ये करना है कि इसी दरमियान हमको जो वेंटिलेटर के लिए जो एंडोट्रैकियल ट्यूब आता है उसको पेशेंट के सांस के नली में डाल देना है। ठीक है ना। तो हम लोग को थ्रोट सक्शन कर लेना है, मॉनिटर कनेक्ट कर देना है, पल्स ऑक्सीमीटर स्टार्ट कर लेना है, ऑक्सीजन 8 से 10 लीटर पे अम्बू के साथ मशीन है क्या? स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, वो मशीन नहीं है। देखो करना क्या है, फेस मास्क को फर्मली अटैच करना है चेहरे पे। जैसे मास्क जो रहता है उसको कस के फिक्स करोगे एक हाथ से, ठीक है ना। और 3 फिंगर जॉ के अंदर नीचे लगाना होता है ऐसे। वो जब मास्क ले आओगे तो हम सिखाएंगे कैसे होता है। मास्क में पकड़ने का टेक्निक होता है, और नेक को एक्सटेंड कर दिया जाता है, हाँ, चीन को लिफ्ट करके, और इस पोजीशन में अम्बू से हम उसको वेंटिलेशन देते हैं, हवा देते हैं। ठीक है ना। मैंडिबल फॉरवर्ड रहेगा, अम्बू बैग विद अदर हैंड टू वेंटिलेट। उसका एकदम स्पष्ट टेक्निक है। अब बच्चा रहता तो हम बता दें ये कैसे उसको देना होता है, दिखा देंगे तुमको बाद में। अब इस वेंटिलेशन जो हम अम्बू से दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, जो हम कर रहे हैं वो प्रक्रिया काम कर रही है, काम करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, करनी चाहिए। भाई हमारे पास समय कम है। हाँ। अगर वो काम नहीं कर रही तो हम कुछ दूसरा ट्राई करेंगे। जी सर। तो ये चेक करने के लिए कि हम अम्बू जो दे रहे हैं वो उसके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहा है कि नहीं, ये हमको देखना होगा। अच्छा। अगर उसका SpO2 बढ़ने लगा तब तो मतलब कि हमारी प्रक्रिया सही है। ठीक है। और इसी दरमियान हम उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे डाल देंगे सांस की नली में। वो भी उसी में डालते हैं? हाँ, उसी में डाल देते हैं, गला में। उसका एक अलग हम दिखा देंगे तुमको कैसे डाला जाता है। और मास्क वेंटिलेशन करेंगे। जो अम्बू के साथ हम वेंटिलेशन कर रहे हैं इसको हम BMV कहते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बैग किसको कहा जा रहा है? अम्बू को। और मास्क जो चेहरे पे लगाया गया है। तो हम यहाँ वेंटिलेट करने के लिए, मतलब सांस देने के लिए पेशेंट को क्या यूज कर रहे हैं? बैग और मास्क। तो इसीलिए इसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कहते हैं, BMV। ठीक है। अब इतना पे अगर उसका सांस लौट गया, वापस सांस आ गया तो गुड एंड एनफ है। और नहीं लौटा तो भाई अम्बू एंड मास्क से जो आप वेंटिलेट कर रहे हैं पेशेंट को, उसका एक लिमिट है।
अच्छा, कितना देर करना है? हाँ, वो आप 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते उसको, क्योंकि जितना बार आप अम्बू से हवा भर रहे हैं वो हवा उसके पेट में भी तो जा रहा है ना। फिर पेट में जितना खाया पिया रहेगा ना, सब वॉमिट करना शुरू करेगा, और वॉमिट आएगा तो फिर सांस के नली में जाएगा, तो सडन फिर वो परेशानी और बढ़ाएगा जाएगा। तो इसी दरमियान एक आदमी क्या करेगा, उसको राइल्स ट्यूब डाल के उसका पूरा पेट खाली कर लेगा उसी समय? उसी समय में। ये हर आदमी का टाइम मतलब काम डिवाइड है कि तुम राइल्स ट्यूब डालेगा, तुम ओरोफेरिंजियल ट्यूब डालेगा, और एक आदमी मास्क कर रहा है, ठीक है ना, ताकि वो पेशेंट एस्पिरेट ना करे, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगर वो इम्प्रूव करा तो ठीक, नहीं करा तो हम अब उसको ट्यूब डालेंगे इस पेशेंट में, ठीक है। तो उसके लिए हम लैरिंगोस्कोप जो आता है अप्रोप्रिएट साइज का लैरिंगोस्कोप लेंगे और एंडोट्रैकियल ट्यूब लेंगे, उसके साइज के अकॉर्डिंग उसका एक पूरा चार्ट है कि किस उम्र के पेशेंट में किस साइज का डाला जाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब लगेगा। जैसे अगर बच्चों की बात करें तो हम लोग बच्चों में 5+1 का फॉर्मूला रखते हैं। तो मतलब कि जितना किलो का बच्चा है ना, उतना में एक साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं उसका। अच्छा, मान लीजिए Suppose 5 करो किलो का कि- है तो हाँ, मतलब बता रहे हैं हम लोग ऐसे ट्यूब का डिसीजन करते हैं कि ठीक है, अभी उसके बारे में हम देख के बताएंगे बताइए। ट्यूब साइज के। तो ये हमने अगर अम्बुज से हमें दिक्कत हो रही है तो हम इंट्यूबेट कर लेंगे पेशेंट को। इस प्रक्रिया को इंट्यूबेशन कहते हैं। जब एंडोट्रैकियल ट्यूब को, उसको शॉर्ट में ईटी ट्यूब कहते हैं। ई से एंडो, टी से ट्रैकियल, मतलब ट्रैकिया के अंदर ट्यूब डाल रहे हैं, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब। और इस प्रक्रिया को जिसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर डाला जाता है उसको इंट्यूबेशन कहते हैं। तो इंट्यूबेट करके और फिर उसको हम आइदर हमारे पास वेंटिलेटर है तो हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे, और नहीं है तो हम अम्बू के थ्रू ऑक्सीजन कनेक्ट करके उसको मास्क। अब यहाँ पे जो वेंटिलेशन होगा वो अब बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं कहलाएगा, अब ये ट्यूब एंडोट्रैकियल ट्यूब से वेंटिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, कभी भी 2 से 3 मिनट का गैप नहीं होना चाहिए ट्यूब डालने के अंदर। अगर ट्यूब डालने में समय 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप बीच में पहले बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर लीजिए और फिर ट्यूब के लिए ट्राई कीजिए, दोबारा उसके पैरामीटर्स नॉर्मल आ जाए। तो पैरामीटर इसीलिए चेक करते रहना है कि हार्ट रेट कहाँ गया, इसका सैचुरेशन क्या है। 80 से ऊपर ऑक्सीजन है, उसी दरमियान आपको ट्राई करना है एंडोट्रैकियल ट्यूब। अगर कम हो गया तो नहीं तो लगेगा? फिर अब बैग एंड मास्क थोड़ा देर देंगे, तब फिर बढ़ेगा तो फिर डालेंगे। बढ़ेगा तो फिर ट्राई करेंगे। अब इसी दरमियान हम उसका एक ईसीजी निकाल लेंगे, एक व्यक्ति। भी करेंगे। हाँ, तो अब इसमें हम देखेंगे कि लाइन जो आ रही है वो फ्लैट आ रही है कि कैसी आ रही है। अगर फ्लैट लाइन है तो इसको एस स्टूल कहते हैं, और अगर लाइन ऐसे आ रही है कि जैसे एकदम गड़बड़, हाँ, मतलब कोई ऐसे लाइन बच्चा खींच दिया हो एकदम, तो फिब्रिलेशन का प्रतीक होता है। फिब्रिलेशन का ईसीजी हम दिखाएंगे कैसा होता है। उसी समय हम ब्लड भी ले लेंगे, उसका आईवी लाइन भी डाल लेंगे इसी दरमियान, है ना। अब सीपीआर हमारा कंटिन्यू रहेगा 30:2 के रेशियो में, और पल्स और हार्ट बीट हम देखते रहेंगे हर 2 मिनट पर। अब इस दरमियान हम उसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन 1 मिलीग्राम आईवी 20 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिला के प्लस करेंगे। 1 मिलीग्राम? हाँ, 1 mg एड्रेनलिन 20 ml नॉर्मल सलाइन में मिलाएंगे और उसको पुश करेंगे उसके ब्लड में, ठीक है ना। और ये हर 4 मिनट पर हम इसको रिपीट करेंगे मिनिमम 2 बार तक, ठीक है ना। और साथ ही उसको हम नॉर्मल सलाइन भी पुश करेंगे ताकि उसका जो बीपी है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। हमेशा नहीं, नॉर्मल सलाइन 20 ml पर kg से उसको दे देंगे। इसके साथ इंजेक्शन लगाएंगे हाइड्रोकोर्टिसोन का 100 मिलीग्राम वाला जो है स्टैट लगाएंगे, और अगर
अगले 5 मिनट में उसका हार्ट रेट नहीं आता है, बीपी नहीं बढ़ा, सैचुरेशन नहीं आता, उसको 4 बार तक हम दे सकते हैं, मतलब 400 मिलीग्राम तक दे सकते हैं तो हाइड्रोकॉर्टिसोन। उसको 4 बार में देंगे। हाँ, डेक्सामेथासोन हम 8 मिलीग्राम स्टैट लगाएंगे और नॉर्मल सलाइन से फ्लश कर देंगे। हर बार जो भी दवाई लगाएंगे ना, उसके बाद 20 ml नॉर्मल सलाइन से उसको फ्लश करना है, मैंने लगा। कि वो दवा सर्कुलेशन में चला जाए, अच्छा। क्योंकि उस समय पेशेंट सर्कुलेट नहीं कर रहा है ना, बीपी तो मेंटेन ही नहीं है उसका। तो हमको हर दवा के बाद 20 ml नॉर्मल सलाइन पीछे से पुश करना होगा कि वो दवा चला जाए ब्लड सर्कुलेशन में, तभी तो काम काम करेगा। कर रहा है कि नहीं? हाँ, हम करेंगे। इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग देते हैं 20 ml से लेकर 100 ml तक, स्लो आईवी। अगर पेशेंट का एबीजी में पीएच कम आ रहा है 7 से नीचे, तो हम लोग सोडा बाइकार्बोनेट भी पुश कर देते हैं। अब एक बार अगर हमारा पल्स आ गया, कैसे पता चलेगा कि सोडियम उसका कम है? एबीजी करेंगे ना तो पीएच कम आएगा, लेस देन 7 आएगा, तो इसलिए सोडा बाइकार्ब देंगे। उस सोडियम कम के लिए नहीं देंगे सोडा बाइकार्ब, उसका पीएच कम है, मतलब एसिडिटी बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है पेशेंट, उसको कम करने के लिए सोडा बाइकार्ब अल्कलाई होता है तो न्यूट्रलाइज करता है, इसके लिए दिया जाता है उसमें। ठीक है ना। अब एक बार अगर पल्स रिटर्न आ गया, इवन अगर वो थोड़ा भी आ रहा है, फीबल है, फीबल मतलब होता है कि बहुत मंद है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसको फीबल पल्स कहते हैं। अब बीपी लो भी है, तब भी हम कार्डियक मसाज बंद कर देंगे। अब हम डोपामिन 2 एम्पुल का 500 ml NS में डाल के 20 ड्रॉप पर मिनट से उसका ड्रिप स्टार्ट कर लेंगे, डोपामिन बीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। अब फिर भी अगर बीपी नहीं राइज करेगा तो नॉर एड्रेनलिन का 4 एम्पुल 50 ml नॉर्मल सलाइन में लेंगे और सिरिंज पंप से 20 ml पर आवर से इसको स्टार्ट कर लेंगे। ये दोनों दवाइयाँ बीपी बढ़ाने के लिए। अब हम कारण ढूंढेंगे कि किस वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अगर हमको कोई कारण मिलता है तो हम उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर पोटेशियम कम है या बढ़ा हुआ है तो उसको करेक्शन करेंगे। कारण वो होता है कम या ज़्यादा, दोनों स्थिति में कार्डियक अरेस्ट होता है। इसके अलावा अगर एसिडोसिस में है पेशेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो एबीजी से हमको पता रेस्पिरेटरी में भी चलेगा। होता है। अगर पेशेंट शॉक में है तो हम आईवी फ्लूइड और वैसोप्रेशर मेडिसिन है ना, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, इसका ड्रिप स्टार्ट करेंगे। मायोकार्डियल अगर इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ कार्डियक अरेस्ट हुआ था, ये अलग चीज़ है। ये हार्ट अटैक के चलते पड़ सकता है। हार्ट अटैक का मतलब है कि जो ब्लड सप्लाई करने वाली नली है वो नहीं, उसमें क्लॉट जम जाता है तो नहीं तो होता। हार्ट के कुछ एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसके वजह से चेस्ट पेन हुआ और चेस्ट पेन के बाद हार्ट कोलैप्स कर गया। ठीक है ना, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो एक अलग कारण होता है, जहाँ की फेफड़े की जो नलियाँ होती हैं ब्लड सप्लाई करने वाली, उसमें जाके खून का थक्का जम जाता है, तो फेफड़ा को ब्लड नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो जैसे कारण मिलेगा वो उस कारण को हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो गया है, न्यूमोथोरेक्स होता है कि जो फेफड़े के चारों तरफ की झिल्ली है वो फट जाती है, उसमें हवा भर जाता है। हवा भरेगा तो फेफड़ा कंप्रेस कर गया, अब फेफड़ा सिकुड़ गया तो उस कंडीशन में फेफड़े में तो हवा जाएगा ही नहीं, हवा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। तो इमरजेंसी वहाँ हम लोग ड्रेन पाइप डाल के चेस्ट पाइप डाल के हवा को बाहर निकालते हैं ताकि फेफड़ा फिर से खुले, ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो। ठीक है ना, तो इस कारण को ठीक करते हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी एक कारण होता है, जहाँ फेफड़े के चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पानी आ जाता है और उसके वजह से हार्ट पंप करना बंद कर देता है। तो वहाँ पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर है तो उसका हम लोग फिर इलाज करना शुरू करते हैं। तो जो भी कारण निकल के आता है, कारण का उपाय किया जाएगा कि कार्डियक अरेस्ट में से पेशेंट बाहर आए। और अगर पल्स वापस नहीं आया तो और हमको कोई कारण नहीं मिल रहा है अभी कि किस वजह से इसको अरेस्ट पड़ा है, तो उस कंडीशन में हम एड्रेनलिन 1 ml 1 cc मतलब 1 ml इंट्राकार्डियक पुश करते हैं, यहाँ हार्ट के बीचों बीच, है ना, रिब्स के, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के लेफ्ट हैंड साइड में रिब्स के बीचों बीच जहाँ हार्ट का पोजीशन है वहाँ हम लोग डायरेक्ट नीडल डालते हैं
और एक बार पीछे पुश करेंगे तो ब्लड आ जाएगा, मतलब हार्ट के अंदर है। डायरेक्ट हार्ट में हम लोग एड्रेनलिन देंगे, ठीक है ना। और CPR रोके रहेंगे 20 मिनट, और जो है ना मतलब कार्डियक मसाज चलते रहेगा, एड्रेनलिन देंगे, ऐसा हम 20 मिनट तक करते हैं। अगर 20 मिनट तक पेशेंट नहीं आया वापस तो हम CPR स्टॉप कर देते हैं। और अगर 15 मिनट CPR बंद करने के 15 मिनट तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम डेथ डिक्लेरेशन कर देते हैं कि पेशेंट खत्म हो चुका है। अब इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट का एक मुख्य कारण होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF कहते हैं, जहाँ की पल्स एब्सेंट होगा और ECG मॉनिटर जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली लाइन शो करेगी। तो यहाँ CPR में 30 कंप्रेशन पे 2 ब्रीथ देंगे और डिफिब्रिलेटर हर ICU में रहता है। डिफिब्रिलेटर रेडी करेंगे, हम उसको DC शॉक देते हैं, 200 जूल का एनर्जी ऐसे छाती पे लगा के मारा जाता है, ठीक है ना। हर शॉक देने के बाद 2 मिनट तक CPR करेंगे, पल्स देखेंगे आया कि नहीं आया। पल्स नहीं आया तो फिर एक 200 जूल का देंगे, ठीक है ना, फिर CPR कंटिन्यू करेंगे। अगर ये रिवर्ट नहीं हुआ, नॉर्मल रिदम उसकी नहीं लौटी सेकेंड शॉक के बाद, तो हम लोग इंजेक्शन एमिडायरोन आता है 300 मिलीग्राम का, वो IV स्टार्ट करते हैं और 20 ml नॉर्मल सलाइन पीछे से फ्लश करेंगे और फिर तीसरा शॉक देंगे 200 जूल का उसको और फिर CPR करेंगे। अगर अब भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो इंजेक्शन जाइलोकार्ड 50 मिलीग्राम IV बोलस स्टार्ट करेंगे और रिपीट करेंगे, नेसेसरी होगा तो हर 5 मिनट पे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर पल्स आ गया तो इन्फ्यूजन पंप से 50 ml जाइलोकार्ड 500 ml NS में मिला के 20 माइक्रोड्रॉप पर मिनट से स्टार्ट कर लेंगे। और भी एरिथमियाज होती हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती हैं, जैसे कि अगर वो दूसरी एरिथमियाज हैं वो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, मतलब ब्लड सप्लाई कम गया फिब्रिलेशन में तो पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है क्या है, गफलत में चला जाएगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा पेशेंट, है ना। इस्कीमिक हार्ट पेन है, उसको हार्ट में दर्द, जो छाती का दर्द होता है एंजाइनल पेन वैसा है, या LVF है, पहले से लेफ्ट वेंट्रिकल फैला हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में है, या लो BP है, फीबल पल्स है, तो इसको हम लोग अनस्टेबल एरिथमियाज कहते हैं। और ये सब अगर लक्षण नहीं है, पल्स BP मेंटेन है, तो हम इसको स्टेबल एरिथमिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का हो गया। अब अगर पेशेंट ब्रैडीकार्डिया में है, ब्रैडीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट कम हो गया, 40 से नीचे आ गया। अब उसमें भी ब्रैडीकार्डिया भी कई तरीके का होता है। साइनस ब्रैडीकार्डिया है, 1st डिग्री AV ब्लॉक है, 2nd डिग्री आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, या मोबिस टाइप 1 है, वेंकी बैक कहते हैं इसको। तो पेशेंट अगर स्टेबल है तो हम केवल ऑब्जर्व करेंगे, और अनस्टेबल है तो एट्रोपिन 0.6 ml IV स्टैट, फिर भी चेंज नहीं आ रहा है तो डोपामिन का 2 से 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट का ड्रिप, या एपिनेफ्रिन का 2 to 10 ml माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट का ड्रिप चला लेंगे इसको, ठीक है। 3rd डिग्री AV ब्लॉक है, या 2nd डिग्री AV ब्लॉक है, या मोबिस टाइप 2 है, तो एट्रोपिन का इस पर कोई असर नहीं होता है। इस कंडीशन में हम लोग को कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना होता है, वो पेसमेकर लगाएंगे तुरंत इसको, ठीक है ना। टैकीकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो हमको ये देखना है कि पेशेंट हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल पेशेंट है तो हम देखेंगे कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड है कि नैरो है इसका। अगर वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा तो इस कंडीशन में एमिडायरोन का ड्रिप स्टार्ट होगा, और नैरो QRS अगर पैटर्न आ रहा है तो हम वैगल स्टिमुलेशन करते हैं कैरोटिड बॉडी मसाज से, यहाँ मसाज दिया जाता है इसको, ठीक है ना। इससे वैगल स्टिमुलेट होता है। फिर भी अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो एडिनोसिन का ड्रिप स्टार्ट करते हैं, उस पर भी अगर चेंज नहीं है तो 12 ग्राम IV स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, है ना। तो ये हो गया टैकीकार्डिया का उपाय। अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो इमीडिएटली जो है ये हम DC देते हैं उसको, ठीक है ना। 100 जूल का, अगर वाइड रेगुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो 100 जूल का देंगे, और वाइड और इरेगुलर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो 200 जूल का शॉक देंगे। उसी तरह नैरो है QRS कॉम्प्लेक्स लेकिन इरेगुलर है तो 120 से 200 जूल का शॉक दिया जाएगा।
नैरो है लेकिन रेगुलर है तो 50 से 100 जूल का शॉक इसको दिया जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर आईवी लाइन हम नहीं डाल पा रहे हैं, पेशेंट क्योंकि कोलैप्स्ड है ना, तो वेन मिलता नहीं है, तो एड्रेनलिन, एट्रोपिन इस तरीके की दवाइयों को डायरेक्ट एंडोट्रैकियल ट्यूब में ही डाल दिया जाता है डबल डोज में। जो आपने ट्यूब डाला है उसी में डायरेक्ट डबल डोज में डाल दीजिए, तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा ना अंदर फेफड़ा में जाके उसके म्यूकोसल मेम्ब्रेन से। तो यही जाके कह रहे हैं। तो इस तरीके से कार्डियक कोलैप्स अगर कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट हमारे पास आएगा कोलैप्स्ड कंडीशन में, तो हम उसकी जो आईसीयू में देखभाल होती है वो इसी प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। ठीक है ना।